राष्ट्र आज मना रहा है 73वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का मुख्य परेड राजपथ पर आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति लेंगे परेड की सलामी। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राष्ट्र के नाम संबोधन। कहा, यह गणतंत्र दिवस कई बदलाव को समेटे हुए देश का कर रहा है निर्माण। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म एवं सैन्य पुरस्कारों की घोषणा की। कल्याण सिंह और जनरल विपिन रावत समेत 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 6 सैनिकों को भी दिया गया शौर्य चक्र। और पूर्व कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, थामा भाजपा का हाथ। शशि वालिया और राजेंद्र अवाना भी हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार विस्तार से। देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। उत्सव की प्रमुख विशेषताओं में से एक नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और कई अनूठी पहल प्रदर्शित की जाएगी। वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस का मुख्य आयोजन प्रदेश की विधानसभा पर आयोजित की गई है। कोविड-19 का पालन करते हुए वायरस के प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। केवल 15 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों और एक खुराक वाले टीकाकरण वाले बच्चों को परेड में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभी के लिए कोविड-19 सावधानियों का पालन करना अनिवार्य होगा। साल 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब इतिहास में दर्ज 73वां गणतंत्र दिवस से इस सफर की नई शुरुआत होगी। 73वां गणतंत्र दिवस अपने भीतर कई बदलाव समेटे 21वीं सदी के भारत का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वह कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई में जन भागीदारी से लेकर देश में बड़े सुधारों पर जिन तथ्यों को रखा, आइए डालते हैं उन पर एक नजर। प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने संविधान को सामूहिक चेतना का जीवंत दस्तावेज बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्सव मनाने के साथ ही गणतंत्र दिवस का यह दिन उन महानायकों को याद करने का भी अवसर है जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार किया। उन्होंने स्वच्छता अभियान और महामारी के खिलाफ सफल टीकाकरण के लिए नागरिकों की भागीदारी की सराहना की। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के मूल कर्तव्य को निभाते हुए हमारे करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता अभियान से लेकर कोविड टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया है। ऐसे अभियानों की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय हमारे कर्तव्यपरायण नागरिकों को जाता है। मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासी इसी कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्र हित के अभियानों को अपनी सक्रिय भागीदारी से मजबूत बनाते रहेंगे। राष्ट्रपति ने संविधान निर्माताओं को स्वतंत्रता संग्राम का ध्वजवाहक बताते हुए गांधी जी के स्वराज को उकेरा। राष्ट्रपति ने दोहराया कि अहिंसात्मक रास्ते पर चलकर रचनात्मक कार्य किए जा सकते हैं। उन्होंने कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई की भी सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि अदृश्य शत्रु से लड़ना भारत जैसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश के लिए कठिन था, लेकिन सीमित संसाधनों के साथ असाधारण दृढ़ संकल्प और कार्यक्षमता का देश ने प्रदर्शन किया। हमारी अर्थव्यवस्था ने फिर से गति पकड़ ली है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत की दृढ़ता का यह प्रमाण है कि पिछले साल आर्थिक विकास में आई कमी के बाद इस वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रभावशाली दर से बढ़ने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को भी दर्शाता है। सभी आर्थिक क्षेत्रों में सुधार लाने और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करने हेतु सरकार निरंतर सक्रिय रही है। राष्ट्रपति ने देश में तेजी से बढ़ रहे नवोन्मेष और स्टार्टअप को अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बताया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए सरकार ने समुचित वातावरण उपलब्ध कराया है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि विश्व में सबसे ऊपर की 50 इनोवेटिव इकोनॉमीज में भारत अपना स्थान बना चुका है। यह उपलब्धि और भी संतोषजनक है कि हम व्यापक समावेश पर जोर देने के साथ साथ
योग्यता को बढ़ावा देने में सक्षम है। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को प्रेरित करने वाला बताया और कहा कि देशवासियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धता और कर्मठता से राष्ट्र और समाज को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक सामग्री निर्माण भी देश की बड़ी उपलब्धि है। भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की समर्पित टीमों ने स्वदेशी व अति आधुनिक विमान वाहक पोत IAC विक्रांत का निर्माण किया है, जिसे हमारी नौसेना में शामिल किया जाना है। ऐसी आधुनिक सैन्य क्षमताओं के बल पर अब भारत की गणना विश्व के प्रमुख नौसेना शक्ति संपन्न देशों में की जाती है। यह रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने का एक प्रभावशाली उदाहरण है। राष्ट्रपति ने CDS विपिन रावत की दुर्घटना में मौत पर दुख जताते हुए कहा कि हमारे सैनिक और सुरक्षा कर्मी देश की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी मातृभूमि की रक्षा में सदैव तत्पर हैं। देश प्रेम की भावना देशवासियों की कर्तव्य निष्ठा को और मजबूत बनाती है। चाहे आप डॉक्टर हों या वकील, दुकानदार हों या ऑफिस वर्कर, सफाई कर्मचारी हों या मजदूर, अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्ठा व कुशलता से करना देश के लिए आपका प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत अपने नागरिकों की रचनात्मकता, नवोन्मेष की ओर बढ़ते कदम, राष्ट्र के प्रति समर्पण और बनते आधुनिक संरचनाओं की बदौलत 21वीं सदी में वैश्विक मंचों का नेतृत्व करने में सफल हो रहा है। 21वीं सदी को जलवायु परिवर्तन के युग के रूप में देखा जा रहा है और भारत ने अक्षय ऊर्जा के लिए अपने साहसिक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ विश्व मंच पर नेतृत्व की स्थिति बनाई है। निजी स्तर पर हम में से प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी की सलाह के अनुरूप अपने आसपास के परिवेश को सुधारने में अपना योगदान कर सकता है। भारत ने सदैव समस्त विश्व को एक परिवार ही समझा है। मुझे विश्वास है कि विश्व बंधुत्व की इसी भावना के साथ हमारा देश और समस्त विश्व समुदाय और भी अधिक समरस तथा समृद्ध भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की आजादी के 75 साल जब पूरे होंगे तब हम अपने गौरवशाली ऐतिहासिक यात्रा से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण की सतत प्रक्रिया को जारी रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान दिया जाएगा। इनमें से 3 लोगों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। पद्म विभूषण सम्मान पाने वालों में प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका मरणोपरांत, शिक्षा एवं साहित्य क्षेत्र में दिवंगत पूर्व CDS जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण सम्मान और साथ ही भाजपा के दिवंगत नेता कल्याण सिंह को पद्म विभूषण सम्मान की घोषणा की गई है। गणतंत्र दिवस की ही पूर्व संध्या पर शौर्य चक्र की घोषणा की गई। कुल 6 सैनिकों को शौर्य चक्र दिया गया है, जिनमें से 5 को मरणोपरांत दिया गया है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के हवलदार काशी राय बनमल्ली को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक बाग के आसपास एक ऑपरेशन में एक आतंकी को मारने के लिए शौर्य चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। हवलदार ने ऑपरेशन के दौरान अपनी टीम के सदस्यों की जान भी बचाई थी। राजपूत रेजिमेंट के हवलदार अनिल कुमार तोमर और जाट रेजिमेंट के हवलदार पिंकू कुमार, वहीं 17 मद्रास के नायक सूबेदार जीत एम को शौर्य चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लो और लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस बार कुल 939 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है। 189 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक,
88 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और 662 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। वीरता पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश के 5 पुलिस अधिकारी एडीजी एलओ प्रशांत कुमार, एडीजी फायर रहे विजय प्रकाश, डीआईजी श्रीपति मिश्रा, झांसी के असिस्टेंट रेडियो अफसर सुशील पांडे, अयोध्या के असिस्टेंट रेडियो अफसर मिशीलाल शुक्ला, कानपुर के एसआई कृष्णचंद्र मिश्रा को विशिष्ट सेवा पदक, यूपी के 72 पुलिस अफसरों कर्मचारियों को सराहनीय सेवा मेडल, आईजी नचिकेता झा, डीसीपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र शाक्य, एसपी विजिलेंस डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी को सराहनीय सेवा मेडल, एएसपी राजेश कुमार समेत 72 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद्म पुरस्कारों के लिए चयनित विभूतियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित विभूतियों ने समाज और देश हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिनका लाभ समाज व देश को मिला है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह तथा उत्तर प्रदेश के ही स्वर्गीय राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन महानुभावों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनके देश, प्रदेश व समाज के प्रति योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति मतदान दिवस समारोह का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई गई। इस मौके पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रदेश के सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्रा ने कहा कि इस बार चुनाव में 90% तक मतदान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है 25 जनवरी का, जिस दिन पूरे देश भर में इसको एक जो हमारे सारे नागरिक हैं उनको लोकतंत्र को भाग लेने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए जो एक मत का बहुत बड़ा अधिकार मिला है, उस अधिकार को लोगों को याद दिलाने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है। हमारे प्रदेश में पूरे सारे प्रदेश के सारे जिलों पे सब जगह इसको बहुत तेजी से बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, जिससे कि जो आगामी चुनाव है 10 फरवरी को हमारा पहला चरण से लेकर के 7 मार्च को अंतिम 7वां चरण है। इस चुनाव में बहुत आवश्यक है कि हर कोई मतदाता जो 18 साल से ज़्यादा का है वो आगे आए। लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, वो आगे आए और आकर के अपना मत का प्रयोग करें। में यद्यपि बड़ी संख्या में मतदाता पंजीकरण हुआ है, फिर भी हमें इस दिशा में प्रयास करने होंगे कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम फोटो युक्त मतदाता सूची में सम्मिलित हो जाए। इस अवसर पर हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हमारे आसपास के जो भी पात्र व्यक्ति किसी कारण से अभी भी मतदाता नहीं बन पाए हैं, उन्हें प्रोत्साहित करके मतदाता बनाए जाने, ताकि सभी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत हो सके और 100% पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हरदोई में एक नया प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध शहीद स्मारक सिमरिया पर एक नई सेल्फी पॉइंट बनाई गई है। ग्रामीणों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। आजादी की एक शाम मतदाताओं के नाम से कवि सम्मेलन का आयोजन आज किया गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी स्वाति शुक्ला ने एक मतदाता जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोकतंत्र का पर्व है आया, लोकतंत्र का पर्व है आया, नई उमंगे फिर से लाया, चूके नहीं इस बार आओ मतदान करें, चूके नहीं इस बार आओ मतदान करें, दादा आए। यहाँ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रैली निकाली गई और जैसे कि यहाँ पे लगातार हर साल कवि सम्मेलन होता है,
तो हम लोग ने मतदाता जागरूकता को भी इसमें सम्मिलित किया है कवि सम्मेलन में, और ये प्रयास रहेगा कि इस पूरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से सख्त प्रक्रिया में कहा गया है कि कांग्रेस जो युद्ध लड़ रही है वह कायरों के लिए नहीं है। आरपीएन सिंह कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर यूपी बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। सिंह ने आज ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया और दोपहर बाद कमल का दामन थाम लिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए तत्पर हूँ। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई। आरपीएन सिंह के साथ सहारनपुर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे शशि बालिया और कांग्रेस पार्टी के सचिव रहे राजेंद्र अवाना ने भी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। आरपीएन सिंह को भाजपा की सदस्यता दिलाते हुए पार्टी के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास कार्यों और सुधरती कानून व्यवस्था पर जनता से वोट मांग रही है। कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को स्वीकार करते हुए विकास के मुद्दे को अपनाते हुए गरीब कल्याण की सही मायने में विश्वास रखते हुए उत्तर प्रदेश को देश की एक नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में जो रही है, जिस तरह का विकसित उत्तर प्रदेश हुआ है, गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, और जिस तरह के कार्य हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज जो एक कानून व्यवस्था की जरूरत थी उत्तर प्रदेश में, उसको योगी जी की सरकार ने दिखाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह अब तक कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता और झारखंड के प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे थे। आरपीएन सिंह केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे। वह साल 2009 से 14 तक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर लोकसभा सीट से सांसद रहे। इससे पहले कई वर्षों तक पडरौना विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पडरौना से चुनाव लड़ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी पडरौना से विधायक है। पडरौना विधानसभा सीट से आरपीएन सिंह 1996, 2002 और 2007 में 3 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं। आरपीएन सिंह का नाम अब कांग्रेस छोड़ने वाले उन प्रमुख युवा नेताओं की फहरिस्त में जुड़ गया है जो कभी राहुल गांधी के करीबियों में शुमार हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जैसा युवा नेता होने के बावजूद कई दिग्गज और युवा नेता पार्टी का साथ छोड़कर दूसरे दलों का हाथ थामते नजर आ रहे हैं। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से जुड़ी अन्य खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कांग्रेस ने उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। 2017 विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर हार का सामना कर चुके हरीश रावत रामनगर से और हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई रावत लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगी। पहली बार होगा जब रामनगर सीट पर मामा भांजा आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकेंगे। हरीश रावत व दीवान सिंह बिष्ट आपस में मामा भांजा हैं। मैं कुछ बेहतर कर सकूं रामनगर और रामनगर से लगे हुए क्षेत्र धूमाकोट तक है, बैजरो तक, इधर की तरफ हथरोज खान रानीखेत अल्मोड़ा तक है, उधर बेताल घाट खैरना आदि ये सब क्षेत्र हैं। एक रामनगर ऐसा मध्य केंद्र है जो भविष्य का उत्तराखंड का इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नामांकन में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने भाजपा नेताओं के साथ गंगा तट पर पूजा अर्चना भी की। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार 60 पार का लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। हम आश्वस्त हैं, इस बार हमारी बड़ी बहुमत की विजय होने वाली है और अब की बार हम लोगों ने नारा दिया है अब की बार 60 पार। और अभी
निश्चित रूप से यहाँ की उत्तराखंड की जनता, हरिद्वार की जनता हमें अपना पूरा आशीर्वाद देगी। उधर यूपी में अखिलेश यादव के पाकिस्तान प्रेम पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों की सरकारें राजनीति के अपराधीकरण व अपराध के राजनीतिकरण, कानून के साथ खिलवाड़ और अपने पार्टी के गुंडों व माफियाओं को संरक्षण आदि से यूपी को जंगल राज में ढकेल इसे गरीब व पिछड़ा बनाए रखकर जनता को त्रस्त करने की दोषी हैं, लेकिन इनकी जुमलेबाजी जारी है। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल जदयू ने प्रदेश में 20 प्रत्याशियों की घोषणा कर अलग लड़ने का इरादा जता दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद चुनावी हलचल पंजाब में भी जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिद्धू को लेकर किए गए खुलासे के एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी सिद्धू के बचाव में उतरी और कैप्टन के दावे को शर्मनाक करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि वह चुनाव से पहले असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह सवाल भी किया कि अगर पाकिस्तान से कोई सिफारिश आई थी तो उस वक्त अमरिंदर सिंह ने क्या कदम उठाया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी नई मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने संगरूर में रविवार को रोड शो निकाला था। अब चुनाव आयोग की ओर से भगवंत मान के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर आम आदमी पार्टी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए रैलियों और अन्य चुनावी गतिविधियों पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। प्रयागराज में भाजपा नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अखिलेश यादव गुंडे माफियाओं के माध्यम से भाजपा को हराना चाहते हैं। 2 चीजें साफ हो गई हैं। एक तो जो टिकट उनका है उन्होंने माफिया और गुंडा को दिया है, और जब वह कहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए दिया है, कोई समीकरण नहीं है, तो उससे एक बात साफ हो जाती है कि उत्तर प्रदेश की जनता गुंडे माफियाओं को फिर से उत्तर प्रदेश में नहीं आने देगी। इससे 2 चीज साफ होती है। एक तो जो टिकट उनका है वो उन्होंने माफिया गुंडों को ही दिया है, और जब वो कहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए दिया है और कोई समीकरण नहीं है, तो उससे एक और बात साफ हो जाती है कि वो खुद एडमिट कर रहे हैं, कबूल रहे हैं कि मैंने गुंडों और माफियों को टिकट दिया है क्योंकि भाजपा को हराना है। ये साफ हो रहा है कि अखिलेश जी के पहले तो टिकट वितरण से और दूसरा उनके बयान से कि वो टिकट खाली भाजपा को हराने के लिए देना चाहते हैं और वो गुंडे और माफियों के माध्यम से भाजपा को हराना चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो गुंडे और माफियों को फिर से वापस उत्तर प्रदेश में आने नहीं देगी, और इसलिए अखिलेश जी आपके जो सपने थे, जो मैंने पहले दफे कहा था कि मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो मुंगेरी लाल के ही सपने रह जाएंगे। विधानसभा निर्वाचन के तृतीय चरण के मतदान के लिए इटावा जनपद में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनपद में पड़ने वाली तीनों विधानसभाएं जसवंत नगर, इटावा व भरथना के लिए नामांकन कक्ष मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट में बनाए गए हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रुति सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ नामांकन स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुरूप व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, यह उन्होंने देखा। जिलाधिकारी ने बताया कि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 1 फरवरी तक चलेगी। इटावा जिले की तीन विधानसभा हैं, तीनों का नॉमिनेशन आज से शुरू हो रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में ही डिफरेंट कोर्ट्स में नॉमिनेशन लिए जाएंगे तीनों विधानसभा के, और समस्त तैयारियां इसमें हो चुकी हैं। पूरी सुरक्षित तरीके से और पूरा सिक्योर तरीके से प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 1 फरवरी तक ये नॉमिनेशन इसमें प्राप्त किए। अमरोहा जिले में द्वितीय चरण में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुल 8 नामांकन हुए। जिले की धनौरा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के लिए सपा प्रत्याशी विवेक सिंह ने अपना नामांकन कराया। नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र से सपा से समरपाल सिंह, निर्दलीय अजीत सिंह व दुष्यंत खरे ने अपना पर्चा दाखिल किया।
अमरोहा विधानसभा से सपा से पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष महबूब अली, भाजपा से राम सिंह सैनी और कांग्रेस से सलीम खान ने, जबकि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने अपना दूसरा पर्चा दाखिल किया। नामांकन के उपरांत मीडिया से बात करते हुए सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। अमरोहा जिले में अब तक 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 13 नामांकन हो चुके हैं। मुझे भरोसा है समाज पर, जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर ये निर्वाचन होगा, मैं मुतमईन हूँ कि अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए बड़ी तादाद में बड़ी अच्छी लीड से लोग इतिहास रच रहे हैं। आपके इसमें कह देने में कोई संकोच नहीं, जब रिजल्ट खुलेंगे आप लोगों को भी एहसास होगा तो इतिहास रच रहे हैं कि अमरोहा में सबसे बड़ी लीड से आप लोग चुनाव जीता है। समझता हूँ कि जो 5 वर्ष की हमारी सरकार रही है, जितने काम हमने किए थे वो सराहनीय किए हैं और जनता उसके पीछे आज हमें वोट देने के लिए तैयार खड़ी है। और इस सीट के ऊपर सभी समाजों के वोट मिल रहे हैं, हमें प्राप्त हो रहे हैं। केवल उसका यही कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम बढ़िया किया है। बुंदेलखंड के ललितपुर में आगामी 20 फरवरी को विधानसभा सामान्य निर्वाचन तृतीय चरण के तहत जनपद की 226 ललितपुर सदर सीट एवं 227 महरौनी सुरक्षित सीट पर मतदान होना है। जनपद में जहां नामांकन प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरू हो गई है, वहीं कई राजनीतिक दलों में दल बदल एवं गठजोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 विधानसभा वाले ललितपुर में 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों ने बड़ी जीत दर्ज की थी, जिसके कारण भाजपा द्वारा ललितपुर सदर एवं महरौनी विधानसभा सीट पर क्रमशः राम रतन कुशवाहा एवं मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी को पुनः विधायक प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी द्वारा बसपा के पूर्व विधायक रह चुके प्रत्याशियों रमेश कुशवाहा एवं फेरन लाल अहिरवार को सपा की ओर से टिकट दिया गया है। इधर बहुजन समाज पार्टी द्वारा भी तोड़ फोड़ कर लाए गए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा को ललितपुर सदर सीट से एवं महरौनी सीट से किरण रमेश खटीक को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की गई है। जनपद में कांग्रेस पार्टी एवं आम आदमी पार्टी सहित अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोरोना एवं चुनावी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उनकी नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो उन्हें पूर्व में जब वो मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, तो उन्होंने बहुत ऐसे अन्य काम किए हैं विकास के, खास तौर से प्रदेश के साथ साथ इस ललितपुर में भी बहुत अनेक काम किए हैं जो वर्षों से पड़े थे। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज मना रहा है 73वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस पर मुख्य परेड राजपथ पर आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति लेंगे परेड की सलामी। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राष्ट्र के नाम संबोधन। कहा, यह गणतंत्र दिवस कई बदलाव को समेटे हुए देश का निर्माण कर रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म एवं सैन्य पुरस्कारों की घोषणा की। कल्याण सिंह और जनरल विपिन रावत समेत 4 लोगों को पद्म विभूषण से किया गया सम्मानित। और पूर्व कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ, थामा भाजपा का साथ। शशि वाली और राजेंद्र रवाना भी हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।